जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या हो गई है। हत्या के बाद शव को नीचे फेंका गया है। चौथे माले से शव को नीचे फेंक दिया। 2 जनवरी से नाबालिग लापता थे। डीएसपी एफएसएल की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। पुंदागोपी इलाके का मामला बताया जा रहा है। राजधानी रांची से बड़ी खबर, नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या के बाद शव को नीचे फेंका। चौथे माले से शव को नीचे फेंक दिया गया है। फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है। और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश राजधानी रांची से फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी आपके पास, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, बात करें तो पुंदागोपी इलाके में जो 16 वर्षीय युवक जो कि नाबालिग है और पेंटर का कार्य करता था, वो एक निर्माणाधीन जो अपार्टमेंट है उसमें युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और एफएसएल की भी टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले में जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार युवक जो है वो 2 तारीख से ही लापता था, 2 फरवरी से। उसके बाद से परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। हालांकि आज जब वो निर्माणाधीन अपार्टमेंट पहुंचे, वहां पर युवक का शव जो है वो बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। फिलहाल जो जानकारी है, युवक कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंचा था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस उन संदिग्धों की तलाश कर रही है और हत्या के वजहों को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या कुछ वजह है। जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखें। बढ़ते आगे, अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां के घोड़ा बांधा में जन वितरण प्रणाली सरकार राशन दुकान में जमकर बवाल हुआ है। और आपको बता दें कि दुकान में तालाबंदी की गई। राशन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया कि दुकानदार कई लोगों से फिंगरप्रिंट ले रहा है, लेकिन राशन नहीं देता है। कई लोगों को 5-5 महीने तक राशन नहीं मिल रहा। सभी का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। घटना से आक्रोशित कार्डधारियों ने दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है और साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। 3 महीना, किसी का तो 4-5 महीना से पेंडिंग है। पहले फिंगर लिया जाता है, लेकिन इसके बाद जो है राशन दिया नहीं जाता है। तो हम लोग का यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ डेली ये लोग मजदूरी करके खाते हैं। तो अलग से एक दिन आपको फिंगर देना आना होगा, ठीक है? अलग से आपको एक दिन फिंगर देने भी आना होगा। उसके बाद वो राशन उस टाइम नहीं मिलेगा। उस टाइम आपको सिर्फ फिंगर देना है। उसके बाद जाना है, फिर जब वो बताएंगे अपना मर्जी से, वो किसी को भी कुछ है नहीं। जैसे आपको जनवरी का मिलना है अगर आपको, तो आपको 1-2 तारीख में आपको फिंगर ले लिया जाएगा। लेकिन जो राशन जो है आपको फरवरी में मिल सकता है या फिर जनवरी का लास्ट में मिल सकता है। इस तरह से पब्लिक का डेली ये लोग का मतलब होता ही रहता है। अपना घर का काम छोड़ देता है, डेली मजदूरी करने वाले हैं, अपना काम छोड़ के यहाँ आता है राशन लेने के लिए। और राशन यहाँ ठिपा लगा, पहले ठिपा लगा, उसके बाद राशन, और उसका बाद भी राशन नहीं मिलता है। एक दिन का बात नहीं है, हर महीना का बात है। चंदन को बोले कि हम लोग को स्टोर में चावल बोलते हैं 1 ही महीना का दिया जाएगा, 3 महीना का चावल नहीं दिया जाएगा। कल आएगा, कल देगा, कल करते करीब मेरे को लग रहा है कि 1-1.5 साल से ऐसे ही इसका रवैया चल रहा है। गरीब को मिलता नहीं, अनाज काट करके देते हैं। हर मुंडी के पीछे में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो करके काटता है। पीला कार्ड में 7 किलो, लाल कार्ड में 2 किलो, 3 किलो करके काटा जाता है। और पलामू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पांकी विधायक के गरीब मरीज की शिकायत पर सदर अस्पताल पहुंचा और मेदिनी नगर एमएमसीएच ओपीडी अस्पताल में संचालित मणिपाल जांच केंद्र में हंगामा किया। जांच केंद्र को बंद करने की बात कही। आपको बता दें कि बीपीएल धारी और लाल कार्ड धारी लाभुकों से जांच केंद्र में पैसे वसूले जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर विधायक मौके पर पहुंचे और पहले अस्पताल सुपरिटेंडेंट की जमकर क्लास लगाई। फिर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, हेल्थ सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह को फोन के माध्यम से लाचार व्यवस्था की जानकारी दी। विधायक के बाद कई मरीजों के पैसे वापस किए गए। इनको जांच करने के लिए जिनका लाल कार्ड, पीला कार्ड या बीपीएल के लोग हैं, उनको फ्री में करने के लिए हम दिया गया है। पूरा व्यवस्था सरकार का दिया गया है, जिसमें कि बिजली, पानी से लेकर, रूम से लेकर के ऐसे सिस्टम से लेकर सारा कुछ। अब इनका ये पैसा सबों से, बीपीएल वाले से भी खूब तहसील रहा है, जिसमें कि देखिए ये आदिवासी महिला सुबह से खाई नहीं है, पैसा नहीं है, इनको इलाज कराने के लिए बड़ी मुश्किल से
880 रुपया कहीं से खोज करके जमा किए, तब इनका एसुए के टेस्ट हुआ है। इस प्रकार से मुखिया जी किसी को लेकर आए थे समाज सेवा में, अब वो मुखिया उनके पास एक्सीडेंट वाला पैसा नहीं था, तो इनको मुखिया जी को हसू देना पड़ेगा 1700 कितना रुपया, 1725 रुपया। तो जब हमने ये कहा कि भाई ये आकर के अब देखा कि क्यों ऐसे ले रहा है पैसा, तो यह एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें इतने तारीख से 1 तारीख से ये पे फ्री बंद हो गया है आदेशानुसार। अरे किसका आदेश अनुसार भाई? सरकार के किस आदेश के अनुसार बंद कर दिए? और इस बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। झारखंड के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ऑडिट करने पर मामले का खुलासा हुआ। वर्तमान वित्त मंत्री ने सचिव के साथ बैठक बुलाई है। सचिव बैठक में नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से इस मामले पर जांच करवाने की मांग लगातार की जा रही है। जब रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सरकार के खर्चे का ऑडिट कराया था। उस ऑडिट में उभर कर आया कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिलता है, कहाँ है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया और कहा कि आप अपने यहाँ देखिए किसके विभाग में कितना पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है या बिना खर्च हुए उसको बुक कर दिया गया है, उसका रसीद बना दिया गया है। तो सब लोग लगे थे 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो पैसा खर्च हो गया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसको मंगाइए। दूसरा हो सकता है कि आपने पैसा खर्च किए बिना ही और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दिया। और देखिए, झारखंड का शिक्षा विभाग गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। विभाग के पास शिक्षकों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। 10 जिलों के 68 उत्क्रमित हाई स्कूलों के 161 शिक्षक और कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन ही नहीं मिला है। इनके 6.18 करोड़ रुपए बकाये वेतन का भुगतान कब तक होगा, अधिकारी स्पष्ट रूप से ये तक नहीं बता पा रहे। इस मामले पर जेवीएम ने कहा कि केंद्र के पास बकाया पैसे हैं, वे नहीं दे रहे हैं। कम से कम हमारा बकाया पैसा मिल जाता, शिक्षकों को कोई कठिनाई नहीं होती। बीजेपी ने कहा कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं को वेतन नहीं मिल रहा है। ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए, वही शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं है। और शिक्षण कार्य छोड़कर और सड़कों पर उतरेंगे तो उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो उनका शिक्षण काल बाधित होगा, दूसरा उनका दिमाग में यही उठता है कि जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहा गया है भूखे भजन ना हो ही को पाना। तो शिक्षण कार्य कैसे करें, क्योंकि कोई उन्हें शिक्षकों को कोई ऊपरी आमदनी तो है नहीं। पैसे की कमी जरूर है, केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रहा है, ये भी सत्य है, परंतु फिर भी उपलब्ध संसाधनों की बदौलत ही बेहतर शासन व्यवस्था और इस तरह के मामलों का निश्चित रूप से पटाक्षेप होगा, वेतन मिलेगा। बहुत बढ़ते आगे, अगली खबर दुमका से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत एएनएम, जेएनएम और लैब तकनीशियन सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय पिछले 3 से 4 महीनों से लंबित है। मानदेय नहीं मिलने के कारण कर्मियों को परिवार के भरण पोषण में परेशानियां आ रही है और इसी समस्या को लेकर आज एनएचआरएम कर्मियों ने दुमका उपायुक्त से मुलाकात कर लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। लोग हमारे कार्यरत हैं आरक्षण के तहत, सभी का वेतन भुगतान जो है विगत 3 से 4 माह से लंबित पड़ा हुआ है। 3 माह से हम लोग को वेतन नहीं मिला हुआ है, जिस वजह से हम लोग को काफ़ी समस्या हो रही है परिवार के भरण पोषण के कारण। इसलिए हार के हम लोग अथक प्रयास के बाद जब नहीं हुआ, चूँकि हमारा बिल जो है ट्रेजरी रूट से पास होना सुनिश्चित तय हुआ है, लेटर आया है, तो उसी आधार पे हमारा बिल बन चुका था, ट्रेजरी में आया है, लेकिन ट्रेजरी से फिर वापस हुआ है कि कोई फॉर्मेट 1B में बना था, 41A में बना था, अब 41B में बनना तय हुआ है। तो इसीलिए बाकी 23 जिला में भुगतान हो गया, लेकिन हम लोग का भुगतान नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं कि ताकि हम लोग का मानदेय भुगतान हो सके और हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो सके। और देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन कल है और नामांकन पत्रों की जांच भी होनी है। 48 नगर निकायों में चुनाव होंगे। 23 फरवरी को वोटिंग कराई जाएगी, 27 फरवरी को मतगणना होगी, जिसको लेकर तैयारी जरूर लगातार की जा रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव से संबंधित आपको खबर बता रहे हैं, कल नामांकन पत्रों की जांच होनी है। कुल मिलाकर 48 नगर निकायों में चुनाव होने हैं।
27 फरवरी को मतगणना होगी और 23 फरवरी को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बढ़ते आगे, लोहरदगा में नगर निकाय चुनाव को लेकर जेएमएम के बाद कांग्रेस और बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव दिलचस्प बन गया है। उम्मीदवारों ने नामांकन कर कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया है। लोहरदगा नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अनिल उरांव को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस ने संतोष उरांव को अपना समर्थन दिया है। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर अपने जीत का दावा किया है। जीतने के बाद पहला प्राथमिकता ये होगा कि इस देश के लोगों का जो हक है, इस शहर के लोगों का जो हक है, जिनको दूसरे देश के लोग, बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आकर के जो लाभ उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, मेरा प्राथमिकता होगा कि यहाँ के लोगों को जो है उनका हक हम दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ मेरा प्राथमिकता होगा कि एक आधुनिक स्टैंड जो है, बस स्टैंड जो है यहाँ पर हो, जहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं हो। हमसे कोई उम्मीदवार मजबूत नहीं है, हम जीत रहे हैं। और जेएमएम का जो बलमकुन चाचा जी हैं, मेरे पहले से उनसे संबंध है, तो उनसे अच्छा खासा वोट से भी हम आगे रहेंगे। जो बीजेपी का जो अनिल उरांव जी है, मैं उनसे भी अच्छा 5000 वोट से आगे रहूँगा। और देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव गैर दलीय कराने के सरकारी फैसले के बीच जेएमएम के पार्टी लेटर पैड पर मेयर प्रत्याशी की घोषणा किए जाने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। मंगलवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत सौंपी और आरोप ये लगाया कि जेएमएम ने चुनावी नियमों और आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन किया है। बीजेपी ने इस प्रकरण में संबंधित पार्टी पदाधिकारी घोषित उम्मीदवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। सरकार के जितने भी दल हैं सरकार में शामिल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, प्रतिदिन ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। कभी लेटर पैड पर इनके द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि यह कहा जाए कि क्रिमिनल केस है। चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यीय दल आकर के हम लोगों ने शिकायत किया है और यह भी कहा है कि हम लोग प्रतिदिन इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और जब कभी भी हम लोगों को ऐसा खबर सूचना प्राप्त होगा, हम लोग आकर के ये शिकायत दर्ज करेंगे और चुनाव आयोग निष्पक्ष होने के कारण उस पर कार्रवाई करे और झारखंड के जनता को संदेश दे कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है वह फेयर हो रहा है और जनता के हित में चुनाव हो रहा है, जनता के लिए चुनाव हो रहा है और जो इसका परिणाम आएगा वो भी जनता के हित में और जनता के लिए आएगा। जिला अध्यक्ष, एक प्रखंड अध्यक्ष, एक जिला सचिव अगर कुछ नामों को रिकमेंड करता है या घोषणा करता है, वो उस पर इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है संभावित हार को देखते हुए इस तरह की बौखलाहट दिखती है। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड में ग्रीन स्टील युग का शुभारंभ हुआ है। सीएम हेमंत के नेतृत्व में बड़ा निवेश होगा। 1.27 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। कई कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि। 46,000 से अधिक को रोजगार मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में ग्रीन स्टील युग का शुभारंभ कर दिया गया है। सीएम हेमंत के नेतृत्व में ये बड़ा निवेश किया जाएगा। बढ़ते आगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में निवेश और ग्रीन स्टील युग का शुभारंभ हुआ है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि जब यही करना था तो इतने दूर क्यों चले गए। वहीं जेएमएम ने इसे जनता को बहुत बड़ी सौगात बताया और झारखंड के विकास की बात कही। ये दौरा जो विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी हुई माननीय मुख्यमंत्री के, हम तो गौरवान्वित हुए ही, लेकिन इसके फलाफल बहुत सकारात्मक है और वो धरातल पर दिखने लगा है। 1 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव आ चुके। उद्योग विभाग को आशय पत्र समर्पित कर दिया गया। देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डावोस जाते हैं
निवेश लाने की घोषणा करते हैं, और किससे करते हैं साहब? वो जिंदल से करते हैं जो बगल में पतरातू में है, वो दूसरा कंपनी टाटा से करते हैं जो बगल में है। तो साहब अगर इनसे ही करनी थी तो करोड़ों रुपए खर्च करके डाबोस जाने की जरूरत क्या थी? और बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। आदिवासी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा है। पत्थर खनन कंपनी में काम करता है। बिहार के रोहतास का निवासी बताया जा रहा है। पेटवार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बोकारो से, जहां घर में घुसकर आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे, तो ये उसी का जो स्टाफ है सतेंद्र यादव, बच्ची को अकेला पाकर उसका घर में घुसकर दुष्कर्म किया है। पिता नारायण यादव, ग्राम रेडिया, थाना दिलौती, जिला रोहतास, जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टाफ है, उसके द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और जो उसमें संलिप्त है व्यक्ति उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। सर, जिस तरह बात सामने आ रही कि भारतमाला प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, ऐसा कुछ तो काम तो कहीं भी कर सकता है, उसको तो हम मतलब वो तो अलग चीज़ हो गया, टोटली सेपरेट चीज़ें हैं। बट हाँ, हमारा काम है कि उसने ऐसा गलत काम किया है तो हम उसको सजा दिलवाएं। और बढ़ते आगे, गुमला से बड़ी खबर आ रही है। अवैध बालू उत्खनन पर कार्रवाई की गई है। 86,000 घनफीट बालू जब्त किया गया। कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 7 बालू माफियाओं पर केस भी दर्ज हुआ है। कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, जहां अवैध बालू खनन पर कार्रवाई की गई है। 86,000 घनफीट बालू जब्त किया गया है। गुमला से यह खबर, जहां बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दुमका से बड़ी खबर है, जहां लूट की 2 घटना का खुलासा हुआ। पुलिस की गिरफ्त में 3 अपराधी हैं। 29 जनवरी को 8,000 की लूट हुई थी। 30 जनवरी को 7,000 की लूट हुई थी। पुलिस की विशेष टीम की जानकारी मिली, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बाइक, चाकू और 3 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। फिलहाल पुलिस एक्शन मोड में है। और शिकारीपाड़ा और अन्य लोगों का टीम बनाकर इसमें अनुसंधान किया गया। छानबीन के पश्चात 3 लोगों को पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया, जिसमें उसने घटना में शामिल होने का संलिप्तता स्वीकार किया। और इसमें उल्लेखनीय है कि जो मसलिया में जो मोबाइल भी उससे छीना गया था, वो मोबाइल के पोजीशन से बरामद हुआ है। और जो गाड़ी इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हुआ है, जिसको जो वादी है जिसके साथ घटना हुआ था, वो बाइक को भी उसने पहचान किया है। जेपीएससी की हालिया नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर एक बार फिर विवाद उठता ही नजर आ रहा है। इसको लेकर आज जेपीएससी अभ्यर्थी और जेएलकेएम के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इसमें राज्यपाल से हस्तक्षेप कर जेपीएससी परीक्षा में कट ऑफ तिथि में संशोधन कर अधिकतम आयु सीमा की गणना 1/8/2018 करने की मांग की है। तरफ 25 वर्ष की झारखंड में मात्र 8 बार परीक्षा ले पाई है। और जब हम लोग संघर्ष किए, विज्ञापन आया, लेकिन दुर्भाग्य कि इस विज्ञापन में अधिकतम उम्र की गणना का तिथि 1 अगस्त 2026 कर दिया गया। तो हम लोग का मांग एक ही है कि जो पिछले बार जो विज्ञापन आया था सिविल सेवा 2023, उसमें अधिकतम 1 अगस्त 2017 रखी गई थी, तो उसी को आगे बढ़ना था। 1 अगस्त 2018 का मांग हम लोग का है, क्योंकि ये 18 से जो 26 गैप हुआ है उसमें बहुत सारे छात्र भी वंचित हो जा रहे हैं, जिससे जो पिछले बार मेंस इंटरव्यू दिए हैं हम लोग के 3 छात्र हम लोग, तो उसमें ये दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।